साथियों नमस्कार। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुतकल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है हम इस चैनल पे बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में, ठीक है? और काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ, ठीक है? लंबे समय से वीडियो ना आने का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, अभी जो है बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो जो 10th क्लास के बच्चे हैं, उनकी प्रिपरेशन चल रही है। साथ ही साथ जो है मैंने आपको बताया था कि हमारी बुक लॉन्च होने वाली है, तो उस बुक पे भी थोड़ा-सा काम चल रहा है। इससे टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन मुझे लगा कि अब वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि महीना जो है खत्म होने को आ गया है, नया महीना शुरू होने वाला है, तो अब हमारे पास जो टाइम पीरियड बचा है, वो 150 दिन का बचा हुआ है। तो आगे हमें नेक्स्ट 150 दिन में क्या करना चाहिए क्योंकि पहले मैंने 180 दिन की टारगेट आपको सेट करके बताया था। अब वो महीना निकल चुका है, अब 150 दिन हमारे पास बचे हैं, तो क्या-क्या चीज़ों में हमें बदलाव करने की आवश्यकता है। साथ के साथ क्या हुआ है कि थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम भी हो गया है, वो पेपर आया, उस पेपर को आप सबने देखा होगा, कुछ बच्चों ने दिया भी होगा उस एग्ज़ाम को, तो उससे हमें क्या सबक लेना चाहिए? इसके बाद क्या हमें उस पेपर को देखने के बाद रणनीति में बदलाव की आवश्यकता है? क्या हमें पढ़ने का नया तरीका देखना पड़ेगा? और लास्ट में हमारी जो फाइनल जो रणनीति है 150 दिन की, वो किस प्रकार से होनी चाहिए? इस पे हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है? तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को अपन शुरू कर लेते हैं। वीडियो आप पूरी देखिएगा और आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल तैयारी पे अड़िग रहिए, ठीक है? चलिए, पहले हम एक-एक पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ उस पॉइंट की कि भाई थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम से हमें क्या सबक लेना चाहिए? तो जैसे ही आपने जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? 18 जनवरी को, जब वो एग्ज़ाम 18-19 जनवरी को जब भी हुआ था, जब आपने देखा होगा उस एग्ज़ाम को, तो उस एग्ज़ाम को हम कह सकते हैं कि वो मॉडरेट से हाई लेवल उस एग्ज़ाम का था, ठीक है? लेकिन हम उस एग्ज़ाम को टफ नहीं कह सकते। लेकिन हम उस एग्ज़ाम को जो है लेंदी कह सकते हैं, ठीक है? लेंदी हम उस एग्ज़ाम को कह सकते हैं, लेंदी क्यों कह सकते हैं उस एग्ज़ाम को? क्योंकि उसके अंदर जो है थ्योरी का जो पैटर्न था, अब जो एग्ज़ामिनर है उसने लॉन्च कर दिया है, यानी कि जो आरपीएससी हो या फिर आरएसएस भी हो, उन सब ने क्या है क्वेश्चन को थ्योरी के बेस में देना शुरू कर दिया है। यानी कि पेपर इतना लंबा दे दिया कि लगभग 60 पेज की आपको एक बुकलेट यानी कि एक किताब जैसी बुकलेट सी मिली थी, जिसमें आपको क्वेश्चन्स पढ़ने थे। ठीक है? तो चूँकि क्वेश्चन थ्योरी में थे, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फिर उस क्वेश्चन को समझना, फिर उसका आंसर टिक करना, तो इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम पेपर को कह रहे हैं कि वो लेंदी था। लेकिन पेपर हार्ड नहीं था, पेपर यानी कि टफ नहीं था, मॉडरेट अपन उसको कह सकते हैं और थोड़ा-सा हार्ड भी होगा। अब कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे थे, 5 से 6, 7 क्वेश्चन कुछ ऐसे भी थे जो हार्ड थे, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन के बिहाफ़ पे हम पेपर को कभी भी जज नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि कोई भी पेपर होता है उसमें 5-6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जिनको कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पाए। क्योंकि आपको पता होगा कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम 60 से 70% या फिर 50% या इनके आस-पास ही रहती है। ठीक है? जनरल की कट ऑफ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ जो है 100% नहीं जाती। अभी जो पिछले एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे पटवारी का हुआ, बीडीओ का हुआ, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? हम जो टीचर एग्ज़ाम है उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। आरपीएससी के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन पेपर जो था उसको थोड़ा लेंदी बना दिया और आप जब देखोगे इसकी कट ऑफ आएगी तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ जो है कम क्यों जाती है, ठीक है? तो क्वेश्चन जो है कुछ ज़्यादा इसलिए डाले गए थे ऐसे टफ क्वेश्चन ताकि जो कट ऑफ है ज़्यादा नहीं जाए और क्वेश्चन जो है जो अपने मैनेज रहें सारी चीज़ें। तो इन क्वेश्चन के आधार पर हम पेपर को जज नहीं कर सकते कि पेपर हार्ड था, पेपर बिल्कुल हार्ड नहीं था, ठीक है? हाँ, जो लेवल 1 का पेपर था उसको हम थोड़ा-सा हार्ड भी ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन हमारे जो पेपर आए सब्जेक्ट वाले जो पेपर थे जैसे साइंस का पेपर था, एसएसटी का पेपर था, ये सब थोड़े से मॉडरेट लेवल के पेपर हम इन्हें कह सकते हैं। तो इससे अब हमें क्या सबक लेना चाहिए? तो पहली जो चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि इस एग्ज़ाम से हमें क्या सबक लेना चाहिए। तो अब हमें थोड़ा-सा जो है पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। तरीके का मतलब क्या होता है कि हमें फैक्ट वाले क्वेश्चन को थोड़ा-सा साइड करना पड़ेगा। यानी कि फैक्ट वाले क्वेश्चन्स जो हैं अब कम पूछे जाने लगे हैं, ठीक है? जैसे पहले हम याद कर लेते थे कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? या फिर साइंस में जो थी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? तो ऐसे क्वेश्चन अब थोड़ा-सा हमें साइड करने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमें याद करने थोड़ा कम करने पड़ेंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें जो थ्योरी बेस्ड जो पेपर आता है, अभी हमने देखा कि थ्योरी बेस्ड पेपर आता है यानी कि कथन कारण वाले प्रश्न जो हैं वो ज़्यादा पूछे गए थे। इसके अलावा जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है उसको भी उन्होंने क्या कर दिया कथन वाले क्वेश्चन में चेंज कर दिया। जैसे आपको 3 पॉइंट दे दिए 1, 2, 3 और अब आपसे पूछ लिया कि भाई इसमें से कौन-कौन से कथन सही हैं ये आप बता दीजिए। तो कोई भी क्वेश्चन था उसको पहले जैसे एक ही लाइन से एक फैक्ट वाला क्वेश्चन बन जाता था लेकिन अब उसी कॉन्सेप्ट से 3 लाइन ले ली और तीनों में से पूछ लिया भाई कौन-सा कथन सही है, कौन-सा कथन गलत है। तो यानी कि अब हमें पूरा की पूरा चेंज करना पड़ेगा कि इस पे थ्योरी वाले लेवल पे हमें आना पड़ेगा। ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा-सा हमें तरीका चेंज करना है। पहले हम फैक्ट याद कर लेते थे, अब हम उस चीज़ को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। तो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम से हमें केवल इतना ही लेना है, इसके अलावा हमें कोई भी चीज़ वहाँ पे डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आगे हम बात करते हैं कि क्या रणनीति में हमें बदलाव की आवश्यकता है। जैसे ही थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया, तो क्या हमारी जो रणनीति पहले बनाई थी 180 दिन की, 180 दिन की जो रणनीति मैंने आपको बताई थी, क्या उसमें बदलाव की आवश्यकता है? तो मैं आपको वन वर्ड में आंसर दे दूँगा, नहीं।
ठीक है? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंशियली क्यों मैं कह रहा हूँ? तो देखिए, जब मैंने आपको 180 दिन वाली वीडियो आप मेरी देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया था, पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि तरीका किस प्रकार से होना चाहिए, और वहाँ मैंने आपको यही बताया था कि अब हमें पढ़ाई कैसी करनी पड़ेगी, समझ पर आधारित पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है? समझ पर आधारित हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है? और हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, बजाय किसके, उनको रटने के, बजाय उनको किसके, याद करने के। ठीक है? तो इतना है कि आपको रणनीति में किसी भी प्रकार की बदलाव की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से जो सामग्री का चयन आपने कर लिया था, मैंने आपको बताया था, जो सामग्री का चयन आपने एक बार कर लिया, उस सामग्री पे ही बिल्कुल अडिग रहिए, उसी को पढ़ते रहिए, बार-बार उसी का रिवीजन करना है, बार-बार उसी को पढ़ना है। अब आप जैसे आपने थर्ड ग्रेड में कोई क्वेश्चन ऐसा देख लिया कि वो फलाने टीचर के नोट से आया है या किसी और टीचर के नोट से आया है, तो उस चीज़ को आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, उस बुक को आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का चेंज आप बिल्कुल भी मत करिए। आपने यदि कोई भी सामग्री चयन कर ली है, कोई भी बुक का चयन कर लिया, कोई भी कोचिंग आपने जॉइन कर ली, तो उसी पे आप टिके रहिए। ठीक है? ये मैं आपको बताना चाहता था इसमें। ठीक है? तो रणनीति में किसी भी प्रकार की कोई बदलाव की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि पढ़ने का नया तरीका क्या होना चाहिए? ये हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पढ़ें तो हम कैसे पढ़ें और पढ़ने का नया तरीका क्या होना चाहिए? तो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई पढ़ना अब हमें कैसे है, समझ पर आधारित पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? समझना पड़ेगा चीज़ों को, बजाय किसके, रटने के। मैंने आपको बता दिया था, वापस आपको बता रहा हूँ वही चीज़ कि समझ पर आधारित पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी। जैसे पहले हम कोई भी फैक्ट याद कर लेते हैं, वो फैक्ट नहीं करना है अपने को याद, लेकिन यदि हम फैक्ट याद भी कर रहे हैं तो उस फैक्ट के आस-पास की और 2-3 चीज़ें हमें याद कर लेनी चाहिए। दोनों जो पेपर हैं आपके, उन दोनों में ये तरीका ऐड हो रहा है, यानी कि फर्स्ट पेपर में भी होगा, सेकंड पेपर में भी ऐड होगा। चाहे आप बायो पढ़ रहे हैं, क्योंकि बायो में भी आपने देखा होगा जो पहले एग्ज़ाम आए थे 2024 में, उसके पैटर्न में भी थोड़ा-सा चेंज कर दिया था। उसमें भी फैक्ट वाले क्वेश्चन कम पूछे गए थे, और जो कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, चलो कथन कारण तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो सत्य असत्य वाला आता है कि भाई इसमें से कौन से कथन सत्य हैं, कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कथन जो गलत कथन है उसका चयन कीजिए। ये जो पेपर का पैटर्न होता है, ये इसको टफ बना देता है, बजाय कि इसके फैक्चुअल प्रश्न के। ठीक है? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि भाई आपका जो है, हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे या कोई भी बुक पढ़ेंगे, कोई भी कंटेंट पढ़ेंगे, उसको समझ-समझ के पढ़ेंगे, बजाय किसके, रटने के, कि हमने सीधा फैक्ट को याद कर लिया, सीधे अपने क्वेश्चन को याद कर लिया। ठीक है? तो ये आपका तरीका होना चाहिए। अब फाइनली हम बात करते हैं किस पे, कि भाई हमारी 150 डेज़ की जो फाइनल रणनीति है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है? तो मैं आपको बताऊँगा कि 180 दिन जो है, जब मैंने आपको बताई थी, उसमें से महीना जनवरी का जो है निकल चुका है। अब हमारे पास जो है किस कौन-कौन से महीने बचे हैं, तो फरवरी बचा है, मार्च बचा है, अप्रैल बचा है और जून बचा हुआ है। ठीक है? और जुलाई का महीना जो है उसमें अपने एग्ज़ाम है 12 तारीख से, तो उसको तो अपन कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं। तो हमारे पास अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल सॉरी मई और बचा है इसमें। ठीक है? कौन-सा? मई का महीना और बचा था। टोटल हमारे पास 5 महीने बचे हुए हैं। कितने महीने बचे हुए हैं? 5 महीने बचे हुए हैं, और जो है फरवरी 28 का है, लेकिन मार्च और मई जो है वो 31 के हैं। तो आप ऐसे करके देखेंगे तो टोटल आपको जो दिन निकलेंगे वो 150 डेज़ ही आपके सामने निकलने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, इन 150 दिन को 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। मैं क्यों 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ वो मैं अभी आपको बता दूँगा। तो पहले आपको जो करना है, इनको 60 डेज़ के अंदर डिवाइड कर लेना है। पहला जो स्लॉट बनेगा वो 60 दिन का बनेगा, और दूसरा जो बनेगा वो 90 डेज़ का बनेगा। ठीक है? चूँकि मैंने आपको 180 दिन वाले वीडियो में ये बता दिया था कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसको आप 180 दिन में क्रैक कर सकते हो, 100% कर सकते हो। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो देखिए 60 डेज़ में अब जो हमारे पास 2 महीने बचेंगे, यानी फरवरी और मार्च, 2 महीने हमारे पास बचेंगे, उसमें हमें क्या करना होगा, तो अभी जो हमारी पढ़ाई चल रही है, ठीक है? जो हमारी पढ़ाई चल रही है, उसी को आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है? पढ़ाई के चलने का मतलब क्या है कि जो चीज़ आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, अभी तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में ही टाइम लगेगा, तो इन 60 डेज़ के अंदर आप उस सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि एक बार आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, पहली बार। पहली बार आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर इन 90 डेज़ के अंदर अपन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। उस चीज़ की बात मैं बाद में करूँगा। पहले हम केवल इन 60 डेज़ को जो है फोकस कर लेते हैं एक बार। तो एक बार आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, पहली चीज़। ठीक है? कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि यदि आप कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई भी कोचिंग पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको एक बार उस चीज़ को कंप्लीट सी पढ़ लेना है। सिंपली आप एक बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप साथ के साथ उसका रिवीजन कर रहे हैं, और मैं बात करूँगा आपसे कि साथ के साथ आप उसकी अभ्यास भी करते हुए चल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी कि साथ के साथ आप उसको रिवीजन भी करते चल रहे हैं, अभ्यास भी करते चल रहे हैं। तो यहाँ से 90 डेज़ जो आपके बचेंगे, उसमें आप थोड़े से दिन यहाँ पे भी शामिल कर सकते हो। जैसे कि आप थोड़ा-सा पीछे चल रहे होगे, तो आप इसको 90 डेज़ यहाँ पे कर सकते हो, क्या वो 1 महीने का टाइम और ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप जो टाइम है वो आपका यहाँ भी जा रहा है, रिवीजन और अभ्यास में भी जा रहा है। लेकिन मैं 60 दिन की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए मेरा पढ़ने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एक बार 0 से शुरू करता हूँ और 100 तक लेके जाता हूँ।
ठीक है? एक बार मैंने इसको पढ़ लिया, वापस जब मैं शुरू करूँगा तो वापस मैं इसको ज़ीरो से शुरू करूँगा। मुझसे ये वाला तरीका होता ही नहीं है, मेरी जो सिस्टम है वो नहीं बैठता कि मैं पहले रिवीज़न साथ के साथ करता चलूँ, अभ्यास भी साथ के साथ करता चलूँ। ये तरीका नहीं बैठता। ये मेरा तरीका ये है कि मैं एक बार पूरे सिलेबस को 100 तक कंप्लीट कर लूँगा, जितना मुझे पढ़ना होगा, जो-जो चीज़ मुझे करनी होगी, फिर वापस मैं ज़ीरो से शुरू करूँगा, ठीक है? और वापस फिर 100 तक लेके जाऊँगा। ऐसे 3 साइकिल, 4 साइकिल जितने मुझसे हो पाएँगे, उतने मैं कर लेता हूँ। लेकिन यदि कुछ बच्चे अलग-अलग होते हैं, देखिए उनको क्या साथ के साथ रिवीज़न करने में अच्छा लगता है, क्योंकि बाद में वो भूल जाते हैं चीज़ों को, और साथ के साथ अभ्यास भी उन्हें करना पड़ता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तरीका किसके लिए है? ये तरीका उनके लिए है जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ठीक है? पहली बार जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, सेकंड गेट के एग्ज़ाम में जो पहली बार दे रहे हैं, ये तरीका उनके लिए है, ये रणनीति भी उनके लिए ही थी। लेकिन जो पहले एग्ज़ामों में बैठ चुके हैं, वो क्या कर रहे होंगे अभी? तो उनको क्या करना है कि 60 डेज़ के अंदर, या फिर मैं आगे बात करूँ कि जो 150 दिन हैं, उनको तो रिवीज़न और टेस्ट यही चीज़ चल रही होगी। तो आपको क्या करना है, यदि आप कर रहे थे, पहले से तैयारी करते आ रहे थे, तो आपको इन 60 डेज़ के अंदर क्या कर लेना है कि जल्दी से जल्दी, यदि आपका रिवीज़न चल रहा था, तो उस रिवीज़न को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है? क्योंकि 90 डेज़ के अंदर, वापस से 90 डेज़ के अंदर आपका क्या है, दूसरा स्लॉट आपको शुरू करना है रिवीज़न का। दूसरा सेट आपको शुरू करना है रिवीज़न का। तो पहले इन 60 डेज़ में आपको क्या करना है, एक बार यदि आप फ्रेशर हैं, तो पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, और यदि आप दोबारा या तीसरी बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो आपका जो भी रिवीज़न चल रहा होगा, उस रिवीज़न को आप कंप्लीट कर लीजिए। आगे 90 डेज़ में हम क्या करेंगे, वो मैं आगे जब 90 डेज़ की रणनीति वाला वीडियो बनाएँगे, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है? तो 60 डेज़ में आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी जो भी आपका सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस को आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है? फिर जब आगे 90 डेज़ आएँगे, तो इन 90 डेज़ में आपको क्या करना पड़ेगा, केवल रिवीज़न आपको करना पड़ेगा, ठीक है? और अभ्यास आपको करना पड़ेगा, और यदि आप ये दोनों चीज़ साथ के साथ यहाँ पे करते चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपका रिवीज़न और ज़्यादा बार हो जाएगा, आपका अभ्यास और ज़्यादा बार आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे कि कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आ रहे थे, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास डाउट आ रहा था कि सर हमें टेस्ट सीरीज़ कब लेनी चाहिए और किसकी लेनी चाहिए? और दूसरी चीज़ था कि सर हम अभ्यास कहाँ से करें? ठीक है? ये 2 चीज़ आ रही थी, और एक क्वेश्चन जो मेन आ रहा था वो यही आ रहा था कि सर हम अभी सामग्री का चयन किस प्रकार से करें? तो देखिए, सामग्री के चयन की यदि मैं बात कर लूँ, तो आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। साथ के साथ मैं आपको बता दूँ कि जो सीबीएच की बुक होती है, उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल के नीचे आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी, वहाँ पीडीएफ बनी हुई है। यूनिट वाइज़ मैंने पीडीएफ डाली है, उसको आप प्रिंट करा लीजिए, या फ़ोन से पढ़ सकते हैं तो फ़ोन से पढ़िए और खुद के नोट्स बनाइए, और आगे चल के आप जो है अपनी जो सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है? चलिए, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब टेस्ट सीरीज़ की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि कुछ जो स्टूडेंट हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज़ कब लेनी चाहिए? तो यदि मैं बात करूँ आपको कब लेनी चाहिए, तो इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट आते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूँ जो पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक है? जो पहले एग्ज़ाम दे दे चुके हैं, उनको तो अभी से टेस्ट सीरीज़ ले लेनी चाहिए, ठीक है? क्यों? कि उनके पास पढ़ने का तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, रिवीज़न भी कर चुके हैं। अब उन्हें केवल किसकी कमी है? केवल और केवल अभ्यास उन्हें करना चाहिए, और अभ्यास सबसे बढ़िया जो अभ्यास होगा वो कहाँ से होता है? टेस्ट सीरीज़ है, और टेस्ट सीरीज़ आपको जो है ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जैसा आपको सूटेबल लगे, ठीक है? ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन जैसा आपको सूटेबल लगे, इसमें मैं कोई भी चीज़ नहीं कहना चाहूँगा। जब आपको लगे तब आपको कर लेनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? जैसा आपको सूटेबल लगता है वैसे ही आप कर सकते हो। चलिए, अब मैं बात करूँ यदि कि नए जो हैं, यानी कि जो फ्रेशर हैं, उनको टेस्ट सीरीज़ अभी थोड़ा-सा बचना चाहिए टेस्ट सीरीज़ से, क्यों? क्योंकि अभी आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक बार आपका रिवीज़न हो जाए, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ जो है आपके लिए वर्थ रहेगी, क्योंकि यदि आप अभी से टेस्ट सीरीज़ ले लेंगे और आपका एक बार आपने पढ़ा है और आप टेस्ट सीरीज़ में जाके बैठ गए, तो आपको पता है कि फिर क्या होने वाला है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि एक बार का पढ़ा हुआ हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि यदि आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसका रिवीज़न आपने कर लिया, तो फिर आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि एक बार हमारा पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ पे जाएँगे, ठीक है? अब मैं बात करूँगा कि भाई किसकी टेस्ट सीरीज़ हमें लेनी चाहिए। तो दोनों पेपर की मैं यहाँ पे सिंपली बात कर लेता हूँ। पहले यदि मैं फर्स्ट पेपर की बात करूँगा, तो देखना फर्स्ट पेपर में जो है सही-सही जो टेस्ट सीरीज़ मुझे लगती है, उसमें आप जैसे देखिए उत्कर्ष की आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा कलाम की टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं, कलाम कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं, ठीक-ठीक क्वेश्चन जो हैं वो बना देते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ, तो सक्सेस पॉइंट बाड़मेर की शायद जो राजपुरोहित सर हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ आ रही है, तो आप उनकी भी ले सकते हैं। इसके अलावा जीजीडी की जो टेस्ट सीरीज़ है, उनकी भी आप ले सकते हैं। इनमें से कोई एक ले लीजिए, या फिर 2 भी आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, ठीक है? कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगली मैं बात करूँ सेकंड पेपर साइंस की, आपको टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लेनी चाहिए, तो साइंस की टेस्ट सीरीज़ मैं आपको बता दूँ कि ओम सिंह भाटी सर जो हैं, उनकी आप टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। अच्छी टेस्ट सीरीज़ वो बना रहे हैं, और मैंने उनके क्वेश्चन के लेवल भी देखे हैं, वो सॉल्यूशन भी करवाते हैं अपने ऐप पे जाके, तो ये आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। इनकी टेस्ट सीरीज़ आपको ऑनलाइन भी देखने के लिए मिल जाएगी, और एज़ वेल एज़ ऑफलाइन भी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, अब मैं बात करूँ कि सर हम अभ्यास कहाँ से करें? तो टेस्ट सीरीज़ का मैंने आपको बता दिया, अभ्यास कहाँ से करना है, तो अभ्यास भी आपके पास 2 तरीके हैं, यदि आप साथ के साथ अभ्यास करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, और यदि आप मेरी वाले स्टूडेंट हैं कि भाई मैं पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद अभ्यास करूँगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट पेपर के अभ्यास के लिए आपको जो है बुक ले आनी है,
ठीक है? जो भी मार्केट में आपको बुक मिल जाती है वो बुक आप ला सकते हैं। आप जाएँगे, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट जो पेपर होता है यानी कि जीके जो है उससे थोड़ा-सा दूर हो चुका हूँ। जीके पे मेरा कम फ़ोकस है, तो मैं आपको ये एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकता कि कौन-सी बुक अच्छी आ रही है मार्केट में। आप खुद जाइए, बुक सेलर पे जाइए, वहाँ जाके आप देखिए कि कौन-सी बुक अच्छी है और यहाँ से कौन से क्वेश्चन जो हैं अच्छे वहाँ पे मिल रहे हैं, तो आप जाके खुद से देख सकते हैं। हाँ, सेकंड पेपर की मैं यदि यहाँ पे बात कर लूँ, तो सेकंड पेपर के अभ्यास के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो आपने मैंने आपको पहले बताई थी ओम सिंह भाटी सर वाली बुक आप ले सकते हो, उसमें पीवाईक्यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। और यदि आप और थोड़ा रुक सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बुक पर भी काम चल रहा है, ठीक है? हमारी बुक पर भी काम चल रहा है। मैं कुछ बातें आपको इसकी बता देता हूँ और किस तरीके से चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस बुक के अंदर पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमने क्या-क्या कंसीडर किया है। तो सबसे पहले हमने पीवाईक्यूज़ को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है? और दूसरा हमने अभ्यास के लिए जो क्वेश्चन हैं वो ले लिए हैं और दोनों चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, बिल्कुल यूनिट वाइज़ हमने इसको बनाया है। इस यूनिट में आपको 20 इस बुक में आपको 20 यूनिट देखने के मिलेंगे। सारे सिलेबस को हमने बायो के को है, ठीक है? इस बुक में हमने क्या रखा है, केवल बायोलॉजी का सिलेबस रखा है और बायोलॉजी की जो है मैंने यूनिट को 20 यूनिट के अंदर जो है कंसीडर कर दिया है, यानी कि 20 यूनिट में उसको डिवाइडेशन कर दिया है। पीवाईक्यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाएँगे और पीवाईक्यूज़ जो आपको देखने को मिलेंगे वो भी कैसे मिलेंगे, यूनिट वाइज़ देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? साथ के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है? नीचे व्याख्या आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अभ्यास के प्रश्नों की यदि मैं बात करूँ, तो आपको पर यूनिट 50 से 55 क्वेश्चन जो हैं अभ्यास के देखने को मिल जाएँगे। जो छोटी यूनिट हैं, जैसे एंजाइम वाली यूनिट है, तो उसको आपको 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और ये पीवाईक्यूज़ के अलावा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और कुछ यूनिट ऐसी हैं जो बड़ी हैं, ठीक-ठीक आती हैं, उनमें 70 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएँगे अभ्यास वाले, ठीक है? इसके अलावा कुछ यूनिट्स बड़ी हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट है, तो उनमें 100 से 120 प्रश्न आपको जो है अभ्यास के लिए देखने के लिए मिल जाएँगे। साथ ही साथ ये मैं बता दूँ, इन अभ्यास की जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, जिन क्वेश्चंस की हमें लगती है एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, उनकी एक्सप्लेनेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस जो बुक को हमने डिज़ाइन किया है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इस तरफ आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे कैसे मिलेगा, इंग्लिश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आरपीएससी या फिर आरएसएम, एसएसबी जो बोर्ड है, उसके जो क्वेश्चन पेपर आते हैं सेम ऐसे एज़ इट इज़, इनकी लेफ्ट साइड में आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी और राइट साइड में आपको इंग्लिश देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको अलग-अलग बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप एक ही बुक ले आइए, उसमें चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, वो सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो ये बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस बुक की यदि मैं बताऊँ कि ये कब आने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी बुक पे जो है काम चल रहा है, बहुत स्पीड से काम चल रहा है। तो पहले मेरा टारगेट था कि भई फरवरी की स्टार्टिंग में ये बुक आ जाए, तो ये तो पॉसिबल लग नहीं रहा आ जाएगी। लेकिन मिड फरवरी तक हम पूरी कोशिश करेंगे और मिड में नहीं आती है, तो लास्ट फरवरी में इसको 101% आपके सामने बुक को ले आएँगे हम और बुक की जो प्राइसिंग है, वो सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। कम से कम प्राइसिंग रखी जाएगी, जिससे आप इस बुक को आसानी से खरीद सकें और जो है यूज़ भी कर सकें और आपको जो क्वेश्चन्स हैं, यानी कि जो अभ्यास है, वो आप आसानी से कर सकें, क्योंकि मार्केट में अभी कोई भी बुक नहीं है अभ्यास के लिए। तो हमने ऐसा प्रयास किया है और हम आशा करते हैं कि आपको जो बुक है वो पसंद आएगी। धीरे-धीरे सारी चीज़ें आप सबके सामने आने वाली हैं, ठीक है? तो मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ का बता दिया, अभ्यास का मैंने आपको बता दिया और पढ़ाई की सामग्री के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो आप एलन के मॉड्यूल से यदि पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो एलन के मॉड्यूल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएँगे, मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। और यदि केमिस्ट्री के नहीं है तो आप मैं देखूँगा, अगर केमिस्ट्री होंगे तो केमिस्ट्री के भी वहाँ पे डाल दूँगा, बायो के मैंने डाल रखे हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ, तो जो सीबीएच की बुक होती है, यानी कि जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, ग्रेजुएशन पार्ट की जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, यूनिट वाइज़ मैंने डाल रखी है। आप फाइल्स वाले सेक्शन में जाएँगे तो वहाँ सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएँगी, ठीक है? तो ये था आज की वीडियो में, मैंने सारे डाउट हैं आपके वो क्लियर कर दिए होंगे। 150 दिन की रणनीति में मैंने आपको बता दिया कि भाई 60 डेज़ आपको क्या करना है, पहले टारगेट सेट करना है कि 60 दिन में हमें क्या करना है। एक बार आपका टारगेट होना चाहिए कि पहले मेरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको ये टारगेट करना है कि एक बार मैं इन 60 दिन के अंदर जो रिवीजन मेरा चल रहा है उस रिवीजन को मैं कंप्लीट कर दूँ। फिर 90 डेज़ को भी मैं आगे जो आपको 45 डेज़ के अंदर डिवाइडेशन करना है, ठीक है? वो मैं आपको 90 डेज़ की जब स्ट्रेटजी बताएँगे तब मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को मैनेज करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन अभी आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, जैसे पेपर लीक वाला चल रहा है, ठीक है? कि पेपर लीक हो गया, ओएमआर शीट भर गई। तो देखिए, ये सारे क्या हैं, एक प्रकार से डिस्ट्रैक्शन हैं, ठीक है? एक प्रकार से क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। अब आप कहोगे कि सर आप एग्ज़ाम में बैठे नहीं हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो कोई बड़ी चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि ये है नहीं, क्योंकि जब मैं पेपर दे रहा था, मैं जब तैयारी कर रहा था, तब भी ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है? और आप विश्वास नहीं करोगे कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, आपको पता होगा सेकंड गेट साइंस का जो पेपर था वो लीक हो गया था और फर्स्ट पेपर जो है उसको रद्द भी कर दिया गया था, ठीक है? तो यदि आप चाहते हैं कि आपके इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने से, यदि आपके इन्वॉल्व होने से इन चीज़ों में कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, तो आप बिल्कुल इन्वॉल्व होइए इन चीज़ों में। आपका टाइम है, आप जैसे उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं वैसा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप सोशल मीडिया पे जितनी भी पोस्ट हो रही हैं, यूट्यूब पे जितने भी वीडियो आते हैं, उनके कमेंट सेक्शन में जाके खूब आप कमेंट करिए। आपके करने से कुछ होता है तो 100% करिए, ठीक है? और यदि आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, मुझे तो केवल अपनी पढ़ाई
जो मेरा मेन काम है, मैं तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करूँगा, तो आप उस पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि टाइम आपका है, समय आपका है और जिस तरीके से आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, मेरा किसी भी चीज़ पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है? तो आप इन सारी चीज़ों से मेरा जो पर्सनली सलाह मैं आपको देना चाहूँगा एक टीचर की तरह, एक मेंटर की तरह, एक बड़े भाई की तरह यदि आप मानना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाइए क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा, ठीक है? हमारे करने से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पेपर लीक हुआ था आपको पता है 2022 वाला पेपर लीक था, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन हुआ। 1500 के समथिंग कुछ पोस्ट थी हमारी साइंस की, ठीक है? उसमें से फर्स्ट पेपर लीक हुआ, ठीक है? जीके वाला उसको रद्द भी कर दिया गया। फिर सेकंड पेपर साइंस का था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई जब फर्स्ट पेपर लीक हुआ है तो साइंस वाला भी लीक हुआ होगा। तो कहने वाले कहते रह गए, कुछ भी नहीं हुआ, इस पेपर को रद्द नहीं किया गया और फर्स्ट पेपर को दोबारा करवा लिया गया जनवरी के अंदर और वापस सबका सिलेक्शन भी हुआ है और आज 1500 लोग नौकरी भी कर रहे हैं, ठीक है? लोग नौकरी कर रहे हैं, उनमें से मैं भी हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ था तो पकड़े नहीं जा रहे, तो लोग पकड़े भी जा रहे हैं, ठीक है? तो पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना चाहिए। तो हमारा काम क्या है? पढ़ना, तो हमें केवल पढ़ना चाहिए, ठीक है? किसी भी प्रकार की चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। जो भी चीज़ हमें डिस्ट्रैक्शन बन रही है, चाहे पेपर लीक हो, कट ऑफ किसकी ज़्यादा जा रही है, पेपर कैसा आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आपको केवल पढ़ना है, आप पढ़ते रहिए बस, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है? और जिस दिन आपकी किस्मत में नौकरी होगी, आप सफलता प्राप्त करोगे। आपका काम है मेहनत करना और यदि हम मेहनत ना करें और फिर हम इस भरोसे बैठ जाएँ कि हमारी किस्मत में नौकरी होगी, उस दिन लग जाएगी, तो फिर आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। आप मेहनत करिए, आप 1 नंबर से रहेंगे, 2 नंबर से रहेंगे, लेकिन आपको जब मिलना होगा तब वो 100% चीज़ आपके सामने आ जाएगी और जब वो पल होगा, उस पल को आप याद कर लीजिए कि जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने माता-पिता के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने टीचर के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनको कितनी खुशी होगी जब आप उस मुकाम पे पहुँचेंगे, जिस मुकाम पे आप पहुँचना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट याद आ गई मुझे बीच में ही, तो इन सारी चीज़ों को आप फ़ॉलो करिए, रणनीति को आप फ़ॉलो करिए, ठीक है? और कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करने से थोड़ा-सा बचिए, 073931, ठीक है? 8949073931 इस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट होता है या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट होता है। आपको रिप्लाई थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है? टाइम के हिसाब से जैसा मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। कुछ लोगों को किया भी, कुछ लोगों का डिले हो सकता है लेकिन रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप मैसेज मत करिए व्हाट्सएप पे क्योंकि नोट्स मेरे जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ। ऐसे कोई भी नोट्स मेरे फ़ोन में नहीं पड़े हुए हैं, मेरे पास नहीं पड़े हुए जो मैं आपको पर्सनली सेंड कर पाऊँगा। ठीक है? कुछ भी मेरे पास इंपॉर्टेंट आता है मैं तुरंत टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो आप नोट्स से रिलेटेड मुझे मैसेज मत करिए, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। यदि आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैं फ़ोन पे भी सॉल्व करने को रेडी हूँ, मैं व्हाट्सएप पे भी मैसेज आपको रिप्लाई करने को रेडी हूँ और कुछ लोगों को मैंने दिया भी है। ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बड़ा भाई समझ लीजिए, अपना टीचर समझ लीजिए, अपना मेंटर समझ लीजिए और आप तैयारी करते रहिए। आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप कभी भी मुझे याद कर सकते हैं। ठीक है? चलिए वीडियो को खत्म कर लेते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करिए, मैं तो देश से प्यार करिए। जय हिंद।